वेलकम टू द चैनल। आज आप सुनने वाले हैं आर्काइव 81 के बचे हुए एपिसोड्स का नरेशन और एक्सप्लेनेशन। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा इस सीरीज़ का तो पहले वो देख लीजिए, वरना इस पार्ट में कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब बिना वक्त गवाए इंट्रो को रोल करते हैं और नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड ओपन होता है एक न्यूज़ को दिखाते हुए, जिसमें बताया जाता है कि एक आदमी की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई है। अब मेलोडी हॉस्पिटल में थी बिएट्रिस के पास। वो बिएट्रिस से पूछने की कोशिश करती है उसके सपनों के बारे में। वो उसे फिर से एक बार सब कुछ करने को कहती है, पर बिएट्रिस मेलोडी का हाथ पकड़ती है और एक शैतानी आवाज़ कहती है उसे मत जगाओ। मेलोडी डर के वहाँ से चली जाती है। वो डॉक्टर टर्नर के ऑफिस में जाती है तो पता चलता है वो लीव पर है। वो उनके घर जाती है और सब कुछ बताने की कोशिश करती है। वो कहती है उसके सपने में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम डैन है और वो आपका बेटा है। टर्नर को यकीन नहीं होता। मेलोडी बिएट्रिस वाली बात भी बताती है कि कैसे उसने उसके सपने की सारी बातें उसे बताई। मेलोडी कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए, पर टर्नर कहता है डिपार्टमेंट ने मुझे लीव पर भेज दिया है। टर्नर को शक था कि मेलोडी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है, पर ऐसा नहीं था। टर्नर बताता है कि 6 महीने पहले एक रिसर्चर ने उसे कांटेक्ट किया था एक सब्जेक्ट ढूंढने के लिए जिसके कुछ खास लक्षण हो, और डॉक्टर टर्नर को वैसे लक्षण मेलोडी में दिखे थे। उस रिसर्चर के सारे सब्जेक्ट्स को ऐसा फील होता था जैसे उन्हें कुछ खींच रहा है अपनी तरफ, और वो अजीब पेंटिंग्स बनाते थे जैसा मेलोडी बचपन में बनाती थी। वो रिसर्चर ऐसे व्यक्ति को बोल्डंग कहता था। मेलोडी के बारे में रिसर्चर को बताने पर उसने बताया था कि वो यानी मेलोडी बोल्डंग नहीं है। मेलोडी कहती है मैंने अपार्टमेंट की अजीब चीज़ें रिकॉर्ड की है अपने कैमरा में, और वो उन्हें दिखाना चाहती थी। टर्नर की फैमिली घर आ जाती है और मेलोडी वहाँ से चली जाती है। मेलोडी अपार्टमेंट में आती है तो वहाँ एनाबेल नहीं थी। वो उसे ढूंढती है और कुछ भी पता नहीं चलता। मेलोडी पिछले रात के पार्टी वाली टेप्स को देखती है जहाँ बिएट्रिस मीडियम बनी थी। देखते देखते टेप डिस्टॉर्ट होने लगती है और मेलोडी टीवी के करीब जाती है देखने को, तो उसमें वो अजीब क्रिएचर उसे दिखता है जैसा कि डैन को दिखता था, और मेलोडी उसे देखकर डर जाती है। मेलोडी अपनी टेप्स को एक एनवलप में डालती है डॉक्टर टर्नर को भेजने के लिए। मेलोडी को जैस से पता चलता है कि उसने एनाबेल को कैसेंड्रा के घर जाते हुए देखा था। मेलोडी कैसेंड्रा से मिलती है तो वो बताती कि उसने उसे अपने पुराने अपार्टमेंट में पेंटिंग के लिए जगह दी है जो कि 6th फ्लोर पर था। मेलोडी अपार्टमेंट 6C में जाती है जहाँ एनाबेल पेंटिंग कर रही थी, और मेलोडी उसे वहाँ से चलने को कहती है, पर वो मना करती है। वो कहती कि ये बिल्डिंग मुझसे बातें करती है। एनाबेल कहती है उसे आज शाम एक एग्जीबिशन में जाना है और उसे पेंटिंग बनानी है तो वो नहीं आ सकती। मेलोडी अब बाहर चली जाती है और एक अपार्टमेंट में से उसे अजीब सी वही क्रीपी सी आवाज़ सुनाई देती है। वो उस अपार्टमेंट को खोलती है जो कि खंडर जैसा लग रहा था। वहाँ अंदर कुछ लोग ज़मीन पर पड़े थे और दूसरे कमरे में कुछ और लोग वही अजीब रिचुअल जैसा कुछ कर रहे थे। वहाँ पर एक व्यक्ति मेलोडी के पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें फादर रूसो ने भेजा है। वहाँ पर तभी जॉन स्मिथ आता है और मेलोडी को बाहर ले जाता है। मेलोडी उससे पूछती है कि ये लोग कौन है, तो वो बताता है कि ये सब ड्रग एडिक्ट्स है और इन्हें सैमुअल ने यहाँ पर रखा है। वो उनकी मदद करना चाहता है क्योंकि उसकी बहन भी ड्रग एडिक्ट थी और उसी वजह से उसकी मौत हुई थी। मेलोडी वापस अपने अपार्टमेंट में आती है तो उसकी खिड़की पर 6th फ्लोर वाला आदमी जिसने उससे बात की थी वो वहाँ पर था। वो कहता है कि एनाबेल ने मुझे बताया कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। वो कहता है कि तुम किसी जूलिया नाम की व्यक्ति को ढूंढ रही हो, तो हो सकता है हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मेलोडी उसे अंदर आने देती है और फिर वो इंटरव्यू देता है। इसका नाम था क्रिस ली। वो इस अपार्टमेंट में तकरीबन 2 साल से था। क्रिस कहता है कि वो नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से जाए क्योंकि उसे हमारी ज़रूरत है वो दरवाज़ा खोलने के लिए। क्रिस कहता है हम यहाँ स्टारडस्ट की वजह से खींचे आए थे और उसी पे हम लोग जी रहे हैं। मेलोडी पूछती है कि ये क्या कोई ड्रग्स है। क्रिस कहता है नहीं, ये एक तरह का फंगस है जो कि इस बिल्डिंग में उगता है और ये हर जगह देखने को मिलेगा। क्रिस कहता है कि उसे खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया हो। मेलोडी जूलिया के बारे में पूछती है तो क्रिस बताता है एक लेडी यहाँ पर रहा करती थी पर वो अब चली गई है। क्रिस को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो एक दीवार के पास जाकर अपना कान रखता है और कुछ गुनगुनाने लगता है। उसके गुनगुनाने की आवाज़ को सुनकर मेलोडी को परेशानी होती है और वो उसे रोकने को कहती है। क्रिस बताता है कि कुछ समय पहले फादर रूसो उसके पास आए थे और उन्होंने उसे बेड देने का वादा किया था। ये ऐसी जगह थी जहाँ उसे खाना मिल सके और नशे की आदत से छुटकारा मिल सके। बेसिकली वो एक रिहेबिलिटेशन में उसे भेजना चाहते थे। फादर रूसो किसी को भेजने वाले थे उसके पास, पर अभी तक वो नहीं आया था।
क्रिस कहता है अगर जल्दी मैं यहाँ से नहीं निकला तो वो फेरीमैन आएगा और हम सबको अपने साथ ले जाएगा। क्रिस कहता है मुझे तुम बेड दिलवा दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा जूलिया को ढूंढने में। मेलेडी अब चर्च जाती है अगले दिन, तो वहाँ पता चलता है कि फादर रूसो अब नहीं रहे। वो पिछली रात को एक ट्रेन के नीचे आकर मर गए थे और यह वही हादसा है जिसकी न्यूज़ एपिसोड की ओपनिंग में दिखाई गई थी। मेलेडी चुपके से फादर के ऑफिस में जाती है, जहाँ एक फाइल में उसे गोल्डन पीक नाम के एक रिकवरी सेंटर का फॉर्म मिलता है। टेबल पर फादर की डायरी थी जिसमें उस रेलवे स्टेशन का एड्रेस था जहाँ उनकी मौत हुई थी। मेलेडी अब ड्रॉर्स को चेक करती है तो उसमें एक चाबी थी। वो चाबी लेकर एक अलमारी खोलती है जिसमें कुछ चार्ट्स लगे हुए थे जिस पर कॉमेट खारून के बारे में लिखा था, कुछ हादसों के बारे में भी लिखा था और विसर अपार्टमेंट के बारे में भी जिक्र था। अब अलमारी के ड्रॉर में मेलेडी को एक बुक मिलती है जिस पर विसर लिखा था। उसमें काफ़ी सारे अजीब स्केचेस थे किसी क्रिएचर के, साथ ही उस मूर्ति की तस्वीर भी थी जो मेलेडी ने कम्युनिटी रूम में देखी थी और ये एक 14वीं सेंचुरी की मूर्ति थी और इसे कालेगो कहा जाता था। ये मूर्ति देवता और राक्षस दोनों का प्रतीक थी। मेलेडी दूसरी बुक देखती है जिसके अंदर सैमुअल की आईडी थी और एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी थी अलग अलग नामों से। उस किताब में उसे बोल्डंग कबीले के बारे में भी जिक्र मिलता है। बोल्डंग एक कबीला था जिसमें चुड़ैलें रहा करती थी जिनके पास जादुई शक्तियाँ थी। किताब में अब वो एक सिंबल को देखती है जो उसकी मॉम के द्वारा दी गई रिंग पर बने हुए सिंबल के जैसा ही था। मेलेडी उसे देख रही थी, तभी बाहर से कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। दरवाज़ा थोड़ा ख़राब होने की वजह से उसे खोलने में परेशानी हो रही थी और इसी दौरान मेलेडी उन किताबों को अपने बैग में डालती है और जाकर टेबल के नीचे छुप जाती है। यहाँ सैमुअल आया हुआ था, ये बहाना बनाकर कि उसकी एक किताब फादर के पास है जो उसे लाइब्रेरी में वापस देनी है। सैमुअल फादर की डायरी का पन्ना फाड़ लेता है और फिर ड्रॉवर्स वगैरह चेक करता है। वो वहीं पर टेबल के आसपास ही था जिसकी वजह से मेलेडी काफ़ी डर रही थी। वो घबरा रही थी कि कहीं सैमुअल उसे देख ना ले। सैमुअल उसे देखे उससे पहले ही चर्च की एक केयर टेकर वहाँ पर आती है और सैमुअल उसके साथ वहाँ से चला जाता है। मेलेडी बाहर जाकर एक पब्लिक फ़ोन से टर्नर को कॉल करके मैसेज छोड़ती है जिसमें वो अपनी मॉम और बोल्डंग कबीले के बारे में बताती है। मेलेडी को एनाबेल का पेजर आता है और वो एग्जीबिशन में जाती है। वहाँ एनाबेल उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाती है जो किसी लड़की की पोइट्रीज थी ब्लैक पेंट में, जो पेंट कसांड्रा ने उसे दिया था। एनाबेल पूछती है ये कौन है, क्या तुम इसे जानती हो? एनाबेल मना करती है और कहती कि ये मुझे दिखती है, वो अंदर है। मेलेडी पूछती है अंदर कहाँ? एनाबेल कहती है तुम तो जानती हो, दूसरी दुनिया में। ये पेंट मुझे उसे देखने में मदद करता है। मैं अब एक स्पिरिट रिसीवर हूँ एलेनोर की तरह। एग्जीबिशन की क्यूरेटर आकर एनाबेल को अपने साथ ले जाती है और मेलेडी पेंटिंग्स को देखती है और कैमरा में रिकॉर्ड करती है। वो पेंटिंग्स को देख रही थी तो उसे पेंटिंग्स पर फंगस लगा हुआ दिखता है। वहाँ टमारा आती है और कहती है कि इसी तरह की पेंटिंग मैंने कसांड्रा के घर में देखी थी, जो एलेनोर की एक विजन की पेंटिंग थी। शायद एनाबेल भी उसी की तरह बन रही है। एग्जीबिशन में जैस, कसांड्रा और सैमुअल भी थे। एग्जीबिशन में एनाबेल क्यूरेटर से झगड़ा करते हुए कह रही थी कि वो पेंटिंग्स को नहीं बेचना चाहती। क्यूरेटर ने एक पेंटिंग किसी अनजान व्यक्ति को बेच दी थी जिस पर एनाबेल काफ़ी गुस्सा थी। एनाबेल अपनी पेंटिंग्स निकाल कर जाने लगती है और मेलेडी उसे रोकती है और कहती है कि तुम ऐसी पेंटिंग्स और भी बना लोगी, पर एनाबेल उसे धक्का देती है और कहती है कि तुम मुझे कैद कर कर रखती हो और कसांड्रा बिल्कुल सही कहती है। अब मेलेडी गुस्से में बाहर चली जाती है और सैमुअल से कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि क्या तुमने एनाबेल की पेंटिंग खरीदी थी? सैमुअल मना करता है और मेलेडी उसे 6th फ्लोर के बारे में बताती है, कल्ट के बारे में भी बताती है और उसकी फेक आइडेंटिटी के बारे में भी बताती है। वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने फादर रूसो को मारा। वो और कुछ कहे उससे पहले ही उनके बगल के बिल्डिंग में से क्रिस ली नीचे गिरता है और मर जाता है। उसे देखकर मेलेडी डर की वजह से चीखती है और वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। डैन अब टेप को देख रहा था और वो देखता है कि वहाँ पर वर्जिल आता है और सैमुअल से बात करता है। इसे देखकर डैन बहुत शॉक था कि वर्जिल वहाँ पर क्या कर रहा था। डैन अपने कमरे में लगे कैमरा में देखता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मुझ पर नज़र रखे हुए हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम वहीं पर थे। खैर कुछ समय बाद वर्जिल वहाँ पर आता है और बताता है कि सैमुअल उसका भाई था। वो होनहार था पर वो गलत काम में उलझ गया था। डैन पूछता है मुझे इस काम के लिए तुमने क्यों चुना? वर्जिल कहता है मुझे लगता है मेलेडी पेंडर्स ने उसे मारा है और इसमें इस बात का सबूत हो सकता है। डैन कहता है ये सब कुछ बकवास है। वर्जिल कहता है सैमुअल जादू टोने में पड़ गया था, तो डैन कहता है कि वो वहाँ पर एक कल्ट चला रहा था। सैमुअल कहता है ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेलेडी अपनी मॉम को ढूंढने आई थी पर उसे ना ढूंढ पाने की वजह से वो ट्रॉमा में थी और वो इसका जिम्मेदार सैमुअल को मानती थी और शायद इसी वजह से उसने उसे मारा होगा। हो सकता है तुम्हारे घर में जो आग लगी थी वो तुम्हारे पिता ने नहीं बल्कि उसने लगाई हो। सच जानने के लिए तुम्हें टेप्स को रिस्टोर करना होगा।
और यही एक जरिया है सच को पता लगाने का। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की ओपनिंग में हमें दी सर्कल मूवी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक्टर कहता है कि एक दूसरी दुनिया भी होती है और वो सर्कल के बीचों बीच होती है। अब सीन आता है डैन पर, जो अपने डैड द्वारा बनाई टेप को रिस्टोर कर रहा था, जिसे डैनी ने तोड़ दिया था। डैनी टेप को देखता है जिसमें उसके पिता ने एक रिकॉर्डिंग की थी डैन के लिए उसके 8वें बर्थडे पर। उसमें डैनी के फेवरेट फिल्म की क्लिप्स भी थी। डैन इसे देख रहा था तो उसे मार्क का कॉल आता है, जो वहाँ पर आया हुआ था। डैन उसे वहाँ से जाने को कहता है और मार्क बताता है कि उसे टी बेलोस यानी कि थॉमस बेलोस के बारे में पता चला है। उसकी गर्लफ्रेंड से मार्क मिला था, जिसने बताया था कि उसे वर्जिल डेवनपोर्ट ने ही हायर किया था काफ़ी सारे पुराने ओपेरा के फुटेज को रिस्टोर करने के लिए। उसके काम खत्म करने के एक हफ्ते के बाद उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया था कि उसे अजीब चीज़ें दिखने लगी थी, उसे अजीब लोग दिखने लगे थे, जैसे तुमने बताया तुम्हें मेलेडी दिखती है। अब डैन घर में जाता है और सारे कैमरास को तोड़ देता है और अगली टेप को रिस्टोर करने लगता है। टेप्स में मेलेडी सो रही थी और वो उठकर देखती है कि वो किसी अपार्टमेंट में थी। नीचे से पुलिस की सायरन सुनाई दे रही थी, तो वो खिड़की से देखती है और ये वही जगह थी जहाँ पे क्रिस गिरा था। मेलेडी अब अपने अपार्टमेंट जाती है तो वहाँ पर पुलिस आई हुई थी उससे क्रिस के बारे में पूछताछ करने। मेलेडी उन्हें बताने की कोशिश करती है कि इस सब के पीछे सैमुअल ही जिम्मेदार है, पर पुलिस वाले नहीं मानते। उनके जाने के बाद मेलेडी को एक हॉस्पिटल से कॉल आता है जो एनाबेल के बारे में था। हॉस्पिटल जाने पर उसे एनाबेल दिखती है, जिसे हथकड़ी पहनाई गई थी। एनाबेल से बात करने पर वो कहती है कि पेंटिंग्स में कुछ तो है, वो मुझे कुछ मैसेज देना चाहती है। डॉक्टर अब मेलेडी को बताते हैं कि एनाबेल ने एक औरत का मुंह तोड़ दिया था और एक सिक्योरिटी गार्ड की आंख में कील मार दी थी, और जब उसे यहाँ पर लाया गया तो वो हेलुसिनेट कर रही थी। डॉक्टर पूछते हैं क्या उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, क्या वो ड्रग्स लेती है। मेलेडी इस बात पर मना करती है और पूछती है कि क्या किसी फंगस की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं पॉसिबल तो है। मेलेडी अब कैसेंड्रा के घर जाती है फंगस का सैंपल लेने, जो पेंट में था। पेंट वहाँ नहीं था, तो वो कैसेंड्रा पे गुस्सा करती है और जैसी इसे देखती है जो वहीं पर थी। मेलेडी जेस को कैसेंड्रा से दूर रहने को कहती है, पर जेस श्योर नहीं थी क्योंकि उसे सैमुअल ने बताया था कि मेलेडी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जेस के हाथ में एक कप था जो घबराने की वजह से ढूल जाता है और उसमें कुछ फ्लावर्स जैसा कुछ था। मेलेडी को याद आता है कि जिस दिन एनाबेल अपार्टमेंट में नहीं थी उस दिन उसे जेस मिली थी लिफ्ट में, और उसके हाथ में एक जार था जिसमें पॉसिबली फंगस था, जो कि सैमुअल ने उससे मंगवाया था। मेलेडी पूछती है तुम उसे कहाँ से लेकर आई थी। जेस उसे चाबी देती है बेसमेंट की और मेलेडी वहाँ पर जाती है। अंदर दीवार पर सर्कुलर शेप में फंगस उगा हुआ था। वो उसे देखती है तो उसे एक दरवाजे के पीछे से मंत्रों के जाप की आवाज़ें सुनाई देती है। वो दरवाजे के पास जाकर सुनती है और पीछे देखती है तो वहाँ पर सैमुअल था, और इसी के साथ टेप अटक जाती है प्लेयर में। डैन टेप को निकालता है और देखता है कि उसके ऊपर फंगस लग चुकी है। वो फिर प्लेयर को खोलता है तो उसमें काफ़ी सारी फंगस थी जो कि चमक रही थी। डैन वर्जिल को कॉल करके इसके बारे में पूछता है तो वर्जिल कहता है तुम्हारी दिमागी हालत अगर ठीक ना हो तो मैं डॉक्टर को वहाँ पर भेज सकता हूँ। वर्जिल डैन को बताता है कि उसने खुद ही एक एक्स्ट्रा सेट मंगा रखा था सारी चीज़ों का, तो वो उसे जाकर स्टोर रूम से ले सकता है। डैन अब स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर एक्स्ट्रा इक्विपमेंट पड़े थे। वहाँ उसे एक कैमरा मिलता है। वो उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और पता चलता है कि यह थॉमस बेलोस का कैमरा था। थॉमस ने इसमें व्लॉग रिकॉर्ड किया था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। व्लॉग में वो बताता है कि यहाँ बहुत सारे टेप्स हैं जिनमें एलियंस, आइडेंटिकल ट्विंस जैसी अजीब बातें हैं, और वर्जिन ने उसे सारे टेप्स के बारे में नोटबुक्स में लिखने को कहा था। फिर अगले व्लॉग में थॉमस नीचे आर्काइव में थे जहाँ वेलस्प्रिंग की फाइल्स थी, और थॉमस बताता है कि ये आदमी डीएनए कंपनी चलाया करता था और शायद उसकी आड़ में ये लोगों का पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहा था। शायद ये किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है जहाँ काफ़ी सारे ब्लड सैंपल्स रखे हुए थे जो काफ़ी अजीब था। अगले व्लॉग में थॉमस अपनी स्क्रीन दिखाता है जिसमें एक औरत थी। थॉमस कहता है वो इन टेप्स के अंदर है और वो मुझे देख रहा है। पता चलता है कि ये सारी टेप्स पैट्रिशिया ने रिकॉर्ड की थी। पैट्रिशिया वही है जो विसर में रहती थी और जिसका मेलेडी ने इंटरव्यू लिया था। डैन अब मेलेडी की वही टेप्स देखता है जिसमें पैट्रिशिया थी। पैट्रिशिया ने बताया था कि वो काफ़ी सालों से टेप्स रिकॉर्ड कर रही है और वो उस टेप्स के ज़रिए कुछ मैसेज देना चाहता है। इसे देखने के बाद डैन नीचे आर्काइव्स में जाता है, उस कमरे में जहाँ वो सारी टेप्स रखी हुई थी। वो एक टेप को उठाता है और उस पर लेबल था LMG का, पर उस लेबल को हटाता है तो उसके नीचे कोई और लेबल था। टॉप पर भी एक लेबल लगा था जिसे हटाने पर पैट्रिशिया का नाम दिखता है। वो बहुत सारी टेप्स के लेबल चेक करता है और सारी की सारी टेप्स पैट्रिशिया की ही थी। डैन बाहर जाकर अपने दोस्त मार्क को कॉल करके ये सब कुछ बताता है, पर उसका कॉल बीच में ही कट हो जाता है और वहाँ पर बॉबी आ जाती है।
डैन उससे थॉमस के बारे में इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करता है, तो बॉबी कहती है तुम उसकी तरह मत करना, अपना काम खत्म करो और यहाँ से चले जाओ। डैन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मार्क एक स्टोर में जाता है जो जिल नाम की लड़की का था। जिल असल में डैन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मार्क को पता चला था कि ईवी क्रस की मौत हो गई है और उसके बेटे ने उनके एस्टेट को बेच दिया था और वहाँ से कुछ टेप्स वगैरह मिली थी ईवी के फादर की। वो चीज़ें जिनमें स्क्रिप्ट्स टेप्स वगैरह थी वो जिल ने ऑक्शन में खरीद ली थी। डैन काफ़ी सालों से इन्हें देखना चाहता था और हाल ही जिल उससे मिलने म्यूजियम गई थी पर वो वहाँ पर नहीं था। मार्क उन चीज़ों को खरीदना चाहता था अपने पॉडकास्ट के लिए। जिल बताती है कि ईवी के डैड विलियम क्रेस अजीब लोगों से मिलते थे और न्यूयॉर्क के एक कल्ट से भी जुड़े हुए थे जिसका नाम वॉस सोसाइटी था, जिसकी शुरुआत एक औरत ने की थी जिसका नाम आयरिस वॉस था। वो यूरोप से थी और न्यूयॉर्क आकर कपड़ों के बिजनेस से काफ़ी पैसे कमाए थे। मार्क कहता है कि ईवी क्रेस का मानना था कि उसके डैड ने दी सर्कल किसी कल्ट की फिल्म को देखकर बनाई थी, वैसा कुछ उसके पास है या नहीं। जिल उसे एक टेप दिखाती है जो कि उसी फिल्म की एक कॉपी थी जिसे विलियम क्रेस ने पार्टी में देखा था। इसमें आयरिस वॉस थी और वो देवता की मूर्ति भी थी। इसमें मूर्ति पर आयरिस खून डालती है और वहाँ पर एक लड़की भी खड़ी थी। जिल कहती है लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें यानी कि स्क्रिप्ट टेप्स फोटोज वगैरह सब कुछ श्रापित है, पर मार्क उन्हें फिर भी खरीदना चाहता था। डैन अब पिछली वाली टेप को वापस ठीक करता है जिसमें फंगस लग गई थी और उसे प्ले करता है। सैमुअल मेरेडी से उससे कमरे में मिलता है। वो बताता है कि वो बेहोश हो गई थी बाहर, तो वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया था। मेरेडी सैमुअल को फंगस के बारे में पूछती है तो वो बेतुके से जवाब देता है। मेरेडी उसे कहती है कि उसे पता है कि ये फंगस वो उन ड्रग एडिक्ट्स को देता है और एनाबेल के पेंट में भी यही था। तो आखिरकार सैमुअल बताने को तैयार हो जाता है। वो बताता है कि ये फंगस हमारी प्रार्थना का फल है, ये सबूत है उस दुनिया के होने का, ये सबूत है कि हम दूसरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। सैमुअल कहता है मुझे पता है तुम काफ़ी सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही हो। सैमुअल उसे अपने साथ आने को कहता है कमरे के अंदर, जो कि नीचे जाने का एक रास्ता था। नीचे एक हॉल था जिसमें 6th फ्लोर वाले वो नशेड़ी लोग थे। सैमुअल बताता है कि ये बिल्डिंग एक जले हुए मेंशन के ऊपर बनाई गई थी जो वॉस फैमिली का था। वहाँ पर वो नशेड़ी लोग वो धुन गुनगुना रहे थे जिसे सुनकर मेलेडी को परेशानी होती है। मेलेडी सैमुअल से पूछती है कि ये लोग क्या गा रहे हैं, तो सैमुअल बताता है कि ये एक प्रार्थना है। सैमुअल कहता है मुझे पता है तुम्हें इससे परेशानी होती है और मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। ये बात मुझे ओपेरा में ही पता चल गई थी। कमरे में काले को भी पड़ा था, मतलब वो देवता की मूर्ति। मेलेडी पूछती है क्या मेरी मॉम तुम में से एक थी? सैमुअल कहता है नहीं, मैं उससे कभी मिला भी नहीं हूँ, ना ही वो इस बिल्डिंग में रहती थी। अब यहाँ खुलता है एक राज। सैमुअल बताता है कि तुम्हें जो खत मिला था जूलिया बेनेट का, वो असल में मैंने ही भेजा था और मुझे यकीन था तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आओगी। सैमुअल बताता है तुम्हें ढूंढने में मुझे डॉक्टर टर्नर ने मदद की थी। ये वही व्यक्ति था जिसका जिक्र डॉक्टर टर्नर ने मेलेडी से किया था जो बॉल्डन को ढूंढ रहा था। अब सैमुअल उसे वो फिल्म दिखाता है जो मार्क ने देखी थी जिल के पास। इसमें जो लड़की थी उसकी बलि दी जाती है और इसे देखकर मेलेडी डर जाती है। मेलेडी कमरे को देखती है गौर से, तो ये वही कमरा था जिसमें फिल्म बनाई गई थी। सैमुअल कहता है तुम्हारी मदद से दोनों दुनिया को हम जोड़ सकते हैं। मेलेडी पूछती है क्या तुम मेरी बलि चढ़ाने वाले हो? सैमुअल कहता है नहीं, तुम सुरक्षित हो। हमने पहले ही किसी को चुना है इसके लिए, जिसमें काबिलियत है एक पूरी नई दुनिया को अपने अंदर समाने की, और उस नई दुनिया में सब कुछ संभव है। तुम अपनी माँ से भी मिल सकती हो। मेलेडी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। मेलेडी अपने अपार्टमेंट में अपना सामान इकट्ठा करने लगती है वहाँ से जाने के लिए। वो अपने टेप्स को देखती है तो उसे कुछ रियलाइज़ होता है। वो एक टेप को प्ले करती है। अब प्रेजेंट में डैन भी उसी टेप को लेकर प्ले करता है जिसमें जैस ने मेलेडी को इंटरव्यू के दौरान दूसरी दुनिया का जिक्र किया था। अब मेलेडी जैस के घर जाती है और नॉक करती है। अंदर से टमारा निकलती है और कहती है कि जैस और उसकी मॉम फ्लोरिडा चले गए हैं। अब फुटेज दिखाई जाती है जिसमें मेलेडी अपने कैमरा पे बोल रही थी कि वो लोग जैस को ले गए। यह वही सीन था जो हमें पिछले एपिसोड्स में दिखाया गया था। वो अब 6th फ्लोर की तरफ जाती है तो उसे जॉन रोक देता है। वो नीचे जाती है तो वहाँ पर सैमुअल खड़ा था। वो भी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो बाहर चली जाती है। बाहर उसे 2 बॉडीगार्ड दिखते हैं जो उसे लेने आए थे, और फिर वहाँ पर डॉक्टर टर्नर आते हैं और मेलेडी को अपने साथ ले जाते हैं। डैन ये देख रहा था और वो कुछ नोटिस करता है। वो टेप को रिवाइंड करता है और एक जगह पॉज करता है। उसे अचानक वो कल्ट की प्रेयर सुनाई देती है और टेप अचानक से डिस्टोर्ट होती है और स्क्रीन पर वही इविल एंटिटी उसे दिखती है। इस बार ये एंटिटी काफ़ी देर तक स्क्रीन पर दिखती है और काफ़ी क्लियर थी। डैन डर के स्क्रीन तोड़ देता डैन डर के मारे स्क्रीन तोड़ देता है,
पर वो एंटिटी अब दूसरे स्क्रीन में दिखाई देती है। उसे तोड़ने पर वो तीसरे स्क्रीन में दिखाई देती है। अब वहाँ पर एक और स्क्रीन थी जिस पर वो दिखती है और इस बार वो एंटिटी बाहर आने की कोशिश करती है और डैन उस स्क्रीन को तोड़ देता है समय रहते। अब वो फ्रस्ट्रेट होकर आर्काइव में जाता है और अपने रिस्टोर किए टेप्स को तोड़ने लगता है और फिर वो पेट्रिशा के टेप्स को भी तोड़ता है। वो टेप्स को तोड़ते हुए पीछे दीवार को हिट करता है तो वो जगह खोखली थी। वो उसे तोड़ता है तो वहाँ पर काफ़ी सारी फंगस थी। वो रैक को हटाता है तो वहाँ एक सीक्रेट दरवाज़ा था। वो उस दरवाजे की मदद से नीचे उतरता है और ये वही कमरा था जहाँ बलि दी गई थी जो टेप में दिखाया गया था, और यहाँ स्क्रीन्स लगी हुई थी जिस पर मेलोडी की टेप्स प्ले हो रही थी। डैन स्क्रीन्स को तोड़ने जाता है और पीछे से कोई आता है और उस पर हमला करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड ओपन होता है खारून कोमट के बारे में बताते हुए, जो हर 70 साल में एक बार हमारे सूर्यमंडल में आता है। इस कॉमेट को उसका नाम पाताल लोक के फेरीमैन खारून से मिला है, जो मरे हुए लोगों की आत्मा को स्टिक्स नदी के पार ले जाता है। माना जाता है कि लाखों साल पहले इस कॉमेट का एक हिस्सा पृथ्वी पर गिर गया था और इसी से एक कीमती और दुर्लभ रत्न मिला था जिसको खारूनाइट कहा गया। अब डैन को दिखाया जाता है जो उठता है और बाथरूम में मिरर में अपनी चोट देखता है, पर उसे कोई भी चोट नहीं थी। वो फिर अपने दांत देखता है तो वो काले थे जिस पर फंगस लगी हुई थी। वो उल्टी करता है जिसमें फंगस निकलता है और वो अपने सपने से उड़ जाता है। डैन देखता है कि वो अपने अपार्टमेंट में था। वो एलएमजी के ऑफिस में जाता है वर्जिल से मिलने। वहाँ वर्जिल उसे वीडियो कॉल पे बात करता है जिसमें डैन पूछता है तुमने मेरे साथ क्या किया था। वर्जिल कहता है तुम थक गए थे और बेहोश हो गए थे और डॉक्टर्स ने तुम्हारा इलाज किया। डैन कहता है तुमने मुझे मारा था और ड्रग्स भी दिए थे। डैन कहता है वहाँ वैसा ही कमरा था जैसा उन टेप्स में था और तुम भी वही करना चाहते थे जो तुम्हारा भाई कर रहा था, यानी कि काला जादू। वर्जिल कहता है तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस की थी। तुमने मेरे इक्विपमेंट को और रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था जिसके लिए मैं तुम पर केस कर सकता हूँ, पर नहीं कर रहा। वो उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। डैन अब अपने घर जाता है तो उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला था। वो धीमे से अंदर जाता है और वहाँ वो मार्क को देखता है। डैन उससे मिलकर काफ़ी खुश था। मार्क कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, पर उससे पहले डैन उसे कुछ दिखाना चाहता था। डैन ने थॉमस बेलो के कैमरे का कार्ड ले लिया था और वो उसके वीडियोस को मार्क को दिखाता है। डैन कहता है इसी की तरह मुझे भी कुछ अजीब महसूस हुआ था, कुछ अजीब दिखा था। अब दोनों मार्क के घर जाते हैं और मार्क उसे विलियम क्रिस की तस्वीरें, फिल्म्स वगैरह दिखाता है। मार्क बताता है कि विलियम वॉस सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, फिर वॉस फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगा। उसने जो कुछ भी ढूंढा उसने अपनी स्क्रिप्ट्स में लिखा था। मार्क अब डैन को कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है। इन फोटोज़ में कुछ लोग थे जिनके बैकग्राउंड में अजीब आकृति या चीज़ें दिखती है। ये स्पिरिट कैप्चरिंग थी। ये सब वॉस फैमिली ने खींचे थे। जिन लोगों ने ये खिंचवाई थी वो इन तस्वीरों में अपनों को देखना चाहते थे, लेकिन वॉस फैमिली इन तस्वीरों में कुछ और ही ढूंढ रही थी। मार्क डैन को अब एक औरत की तस्वीर दिखाता है जिसमें पीछे एक अजीब आकृति थी। ये कुछ वैसी ही थी जैसी डैन ने लैब में देखी थी स्क्रीन पर, हालांकि उसे कुछ खास याद नहीं था। फोटो में औरत को देखकर उसे याद आता है कि उसने इसे कहीं पर देखा है। मार्क बताता है कि ये आयरिस वॉस है। डैन को याद आता है कि ये वही थी जिसकी पेंटिंग्स एनाबेल ने बनाई थी। अब सीन 1924 के न्यूयॉर्क में वॉस मैंशन को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की आई हुई थी जिसका नाम रोज था। वो यहाँ मेड के काम के लिए आई थी। वो आयरिस से मिलती है। रोज की फैमिली मर चुकी थी टाइफाइड की वजह से और सिर्फ वही बची थी। टेबल पर एक ब्लू बॉक्स पड़ा था जिसे रोज देखती है। आयरिस कहती है ये मेरे डैड ने दिया था, तुम इसे खोलकर देख सकती हो। रोज उसे खोलती है और उसमें एक ट्यून बजती है, वही अजीब सी क्रीपी ट्यून। आयरिस पूछती है क्या तुम किसी रिलीजन को मानती हो। रोज कहती है मेरे लिए भगवान को मानना मुश्किल है जिसने मेरे परिवार को इतनी बुरी मौत दी। आयरिस पूछती है क्या तुम्हें बेबीज पसंद है, क्योंकि जल्दी एक बेबी आने वाला है। रोज कहती है मुझे नहीं पता था कि आप मैरिड हो। आयरिस कहती है मेरे हस्बैंड वॉर में मारे गए थे और मैंने फिर अपने फादर का सरनेम अपना लिया था। आयरिस कहती है मुझे तुम बहुत स्पेशल लगी, तुम अपने अंदर एक पूरी नई दुनिया समा सकती हो। कमरे के बाहर दो लोग दिखाए जाते हैं जो कुछ सामान लेके आए थे। वो आयरिस के भाई ल्यूकस और जोना थे जो एक शिपमेंट लेकर आए थे। वो उसे खोलते हैं और उसके अंदर कालेगो की मूर्ति थी। अब शाम को रोज आयरिस के कमरे में जाती है और उसके गले में खारोनाइट वाला पेंडेंट देखती है। आयरिस उसे उसके बारे में बताती है। वो कहती है कि जल्दी वो कॉमेट खारोन यहाँ से पास होने वाला है और उस दिन एक पार्टी रखी गई है।
शाम को उनके घर पर एक गैदरिंग थी जिसमें काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। आयरिस एक औरत से मिलती है जिसे वो नहीं जानती थी। इसका नाम एमा ट्रिले था और उसे ल्यूकस ने इनवाइट किया था। वो इनके कबीले में यानी कि कल्ट में जुड़ना चाहती थी। अब सभी गेस्ट को एक कमरे में ले जाया जाता है पर रोज वहाँ पर नहीं जा सकती थी। अंदर आयरिस लोगों को वो मूर्ति दिखाती है और कहती है कि समय अब करीब आ चुका है। अब आयरिस कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और कालेगो को बुलाती है। ल्यूकस तस्वीरें खींचता है काफ़ी सारी। रोज इस सब को छुपकर देख रही थी। अब पार्टी खत्म हो जाती है और फोटोज़ को प्रोसेस किया जाता है जिसमें उन्हें कालेगो दिखता है। यह वही तस्वीर थी जो मार्क ने डैन को दिखाई थी। आयरिस इसे एक फिल्म रील में भी कैप्चर करना चाहती थी। इसके बाद रोज एक बाथरूम में जाती है तो वहाँ पर आयरिस नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी और वहाँ पर खून भी था। आयरिस कालेगो से बेबी मांगने वाली थी पर उसे नहीं मिल पाया। आयरिस बेड पे मायूस सो रही थी। रोज वहाँ पर आती है और उसे सांत्वना देती है। आयरिस रोज को कालेगो के बारे में बताती है जिसका इंसान और शैतान दोनों पर बस चलता है। वो सब ठीक कर सकता है, तुम्हें दौलत दे सकता है और अमर जीवन भी दे सकता है। अब अगले दिन रोज बाथरूम को साफ कर रही थी जहाँ फंगस लग गई थी। आयरिस इसे देखती है और उसे रोकती है। यह वही सर्कुलर पैटर्न में उग रही थी जो मेलेडी ने देखी थी। आयरिस उसे देखकर खुश थी क्योंकि ये उनकी प्रार्थना का फल था। अब रात को रोज खांसते हुए उठती है और बाहर कांच टूटने की आवाज़ सुनती है। वो देखती है तो वहाँ पर एमा थी जो किताब को चुरा कर ले जा रही थी। रोज उसे रोकती है। एमा पूछती है क्या उसने तुमसे कुछ बड़े बड़े वादे किए हैं? क्या उसने तुम्हें कहा कि तुम अपने अंदर एक दुनिया समा सकती हो? वहाँ उसी समय आयरिस आ जाती है और कहती है तुम इस किताब को नहीं ले जा सकती। एमा कहती है ये तुम्हारी नहीं है। आयरिस कहती है ये तुम्हारी भी तो नहीं है, तुमने तो इसे फेंक दिया था। एमा एक बोल्डन थी और उनके कबीले ने इस किताब को छुपा दिया था क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लगभग कालेगो को आज़ाद कर दिया था। लेकिन वो रुक गए क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इससे सिर्फ तबाही आ सकती है। कमरे में जोना आ जाता है एक गन लेकर और उसे एमा की तरफ पॉइंट करता है। एमा एक लाइटर लेकर बुक को जलाने की धमकी देती है। जोना उसे शूट कर देता है। आयरिस जोना को डांटती है क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत थी। वो एक बोल्डन थी। आयरिस एमा की बॉडी को बाथटब में डालकर उसका खून जमा करने को कहती है। अगले दिन रोज अपने कमरे में गॉड से प्रे कर रही थी और वहाँ पर आयरिस आती है। आयरिस कहती है तुम ये क्या कर रही हो? तुम एक झूठे गॉड से प्रे कर रही हो? क्या तुम अपनी फैमिली से नहीं मिलना चाहती? रोज हाँ कहती है। आयरिस उसे वो म्यूजिक बुक देती है और उसमें खारोनाइट वाला पेंडेंट भी था। दोनों अब तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। यह वही दिन था जब खारोन कोमेट गुजरने वाला था। काफ़ी गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे। आयरिस रोज को टेलीस्कोप से कॉमेट दिखाती है। उसी समय आयरिस ल्यूकस को कहीं पर जाते हुए देखती है। वो उसे मिलती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पता चलता है कि आयरिस पार्टी में आए हुए सभी लोगों की बलि चढ़ाने वाली थी और ल्यूकस इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो आयरिस से पूछता है क्या तुम ये सब बच्चे के लिए कर रही हो? वो मना करती है और कहती है कि ये हम सब के लिए कर रही हो। ल्यूकस वहाँ से चला जाता है। अब आयरिस अंदर आती है और रोज को अपने साथ ले जाती है। नीचे कमरे में कुछ लोग मौजूद थे और इस बार जोना वीडियो कैमरा लेकर आया था रिकॉर्ड करने के लिए। सभी लोग मास्क लगाकर प्रे करना शुरू करते हैं और आयरिस मंत्र बोलने लगती है। आयरिस अब मूर्ति पर एमा जो कि बोल्डन थी उसका खून डालती है और इसी टेप को डैन और मार्क देख रहे थे। आयरिस रोज को अपने पास बुलाती है और कुछ मंत्र पढ़ते ही वो उसकी गर्दन काट देती है। कमरे में एक तेज रोशनी दिखती है और टेप वहीं पर एंड हो जाती है। मार्क पूछता है क्या मेलोडी के टेप में यह रिचुअल था? इस पर डैन मना करता है। मार्क कहता है उसे सब भूल जाना चाहिए। डैन कहता है कि इन लोगों ने सबकी आइडेंटिटी मिटा दी जो इस टेप में है, जैसे वो लोग कभी थे ही नहीं। मैं मेलोडी को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। डैन का मानना था कि मेलोडी की दोस्त एनाबेल अभी तक शायद जिंदा होगी और उसे ढूंढना चाहिए। पता चलता है कि एनाबेल को रॉकलैंड मेंटल असाइलम में रखा गया था इतने सालों से। दोनों वहाँ जाते हैं और उससे मिलते हैं। एनाबेल डैन को देखकर उसका नाम बोलती है और डैन चौंक जाता है। वो पूछता है तुम्हें नाम कैसे पता? एनाबेल कहती है मुझे पता है, और तुम्हें इतना समय क्यों लग गया यहाँ पर आने में? वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। डैन पूछता है कौन? एनाबेल कहती है मेलोडी। उसके कमरे में मेलोडी की काफ़ी सारी तस्वीरें लगाई हुई थी दीवार पर। एनाबेल कहती है तुम्हें उसे वहाँ से निकालना होगा। डैन पूछता है कहाँ से? एनाबेल कहती है दूसरी दुनिया से जहाँ आयरिस थी। और एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। एपिसोड की ओपनिंग में हमें मेलोडी दिखाई जाती है जिसे रॉकलैंड असाइलम में लाया गया था डॉक्टर टर्नर के द्वारा। डॉक्टर टर्नर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी भेजी सारी टिप्स को देखा और मुझे पता चला कि सैमुअल का नाम अलेक्जेंडर डेवेनपोर्ट है। मैंने उसे तुम्हारा नाम या तुम्हारी जानकारी नहीं दी थी
उसे तुम्हारी ज़रूरत थी और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। मेलेडी उसे वहाँ से बाहर निकालने को कहती है। टर्नर उसे एक कमरे में ले जाता है और वहाँ पर एनाबेल थी। एनाबेल मेलेडी से मिलकर काफ़ी खुश थी। एनाबेल ने दीवार पर काफ़ी सारी तस्वीरें बनाई थी आइरिस की। एनाबेल और मेलेडी बात कर रहे थे तो मौका देखकर टर्नर कमरे को बंद कर देता है। मेलेडी कहती है मैं इसको जानती हूँ। एनाबेल पूछती है तुम इसे कैसे जानती हो। मेलेडी कहती है इसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, इसने एक इंसान को मार दिया था। इसे सुनकर एनाबेल हैरान रह जाती है और उसकी तस्वीर को मिटाने लगती है और कहती है कि इसे बाहर नहीं आना चाहिए। मेलेडी पूछती है इसका क्या मतलब है, तो एनाबेल कहती है आज रात वो बाहर आने वाली है क्योंकि फेरीमैन आया हुआ है। मेलेडी कहती है फेरीमैन से तुम्हारा मतलब क्या कॉमेट है, तो एनाबेल हाँ कहती है। एनाबेल बताती है कि कसांड्रा ने कहा था कि वो लोग आज रात को दरवाज़ा खोलने वाले हैं। इसका मतलब था कि वो आज बलि देने वाले हैं। मेलेडी को जेस का ख्याल आता है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ से जाना चाहती थी और वो खिड़की से कूदकर वहाँ से निकल जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ डैन और मार्क वहाँ से जाने लगते हैं तो एनाबेल उन्हें रोकती है और उन्हें कुछ दिखाती है। वो कहती है कि जेस ने ये तुम्हें देने के लिए मेरे पास छोड़ दिया था। मार्क कहता है कि वो मर चुकी है, मैंने उसके बारे में पता लगाया पर हमें कुछ भी नहीं मिला था। बॉक्स के अंदर कुछ टेप्स रखी थी और एनाबेल बताती है कि जेस अब एक नन बन चुकी है और अपना नाम बदल लिया है और वो हैती जाने से पहले मुझे ये देकर गई है। डैन और मार्क घर आकर टेप्स देखते हैं जिसमें मेलेडी ने जेस के कैमरे से एक वीडियो शूट किया था पुलिस के लिए, जिसमें उसने सैमुअल के बारे में बताया था। जेस के लॉकर में जिसके बारे में सिर्फ मेलेडी और जेस को पता था उसी में यह कैमरा था और 6th फ्लोर के एलिवेटर एक्सेस की चाबी भी थी। मेलेडी 6th फ्लोर पर जाती है और 6C में जेस को आवाज़ लगाती है। वो जेस को दरवाज़ा खोलने को कहती है पर जेस को नहीं पता था कि दरवाज़ा कैसे खुलता है। मेलेडी पीछे सीढ़ियों से उसके कमरे में जाती है और दरवाजे पर चेयर लगा देती है। वो जेस को अपने साथ आने को कहती है पर जेस आने से मना करती है। जेस का मानना था कि वो उन लोगों की अच्छे काम में मदद कर रही है। मेलेडी उसे समझाती है कि वो लोग उसकी बलि देने वाले हैं। काफ़ी समझाने के बाद जेस मान जाती है। दरवाजे पर जॉन जेस को आवाज़ लगाता है और जेस खिड़की से निकलती है। मेलेडी जेस को पुलिस स्टेशन जाने को कहती है। जेस वहाँ से चली जाती है और मेलेडी वहीं रुक जाती है। जॉन अंदर आकर देखता है कि जेस वहाँ पर नहीं थी और गुस्से में वो मेलेडी को मारकर बेहोश कर देता है। मेलेडी को होश आता है तो वो खुद को चेयर से बंधी पाती है। उसे नीचे कमरे में ले जाया गया था। मेलेडी सैमुअल से कहती कि मैंने जेस को भगा दिया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। सैमुअल कहता है हमें जेस की नहीं तुम्हारी ज़रूरत थी। अब सैमुअल टमारा को बुलाता है और खारोनाइट वाला पेंडेंट पहनाता है, मतलब उसकी बलि दी जाएगी। मेलेडी टमारा को उसे पहनने से रोकती है पर वो नहीं मानती। अब रिचुअल शुरू होता है। सैमुअल मेलेडी के हाथ को काटता है और उसका खून मूर्ति पर डालता है। सैमुअल मंत्र पढ़ता है और टमारा की गर्दन को काट देता है। वहाँ वही रोशनी दिखती है और इसमें सैमुअल को आइरिस दिखती है। सैमुअल को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है क्योंकि काले गो को आना चाहिए था, ना कि आइरिस को। जेस वहाँ सीढ़ियों पर छुप कर रिकॉर्ड कर रही थी ये सब कुछ और वो मेलेडी को आवाज़ लगाती है। मेलेडी उसे वहाँ से भागने को कहती है। कमरे में तेज़ आग लग जाती है और जैसी वहाँ से खुद को बचाकर निकल जाती है। जैसे वॉस मैंशन में आग लगी थी वैसे यहाँ पर भी लगी थी। टेप यहीं पर एंड होती है और मार्क के अनुसार जो विधि आइरिस ने की थी और फिर सैमुअल ने की उसकी वजह से एक पोर्टल खुला था शेडो डायमेंशन का या फिर मिरर डायमेंशन का, या ऐसी कोई जगह जहाँ दोनों डायमेंशन एक दूसरे से मिलते हैं। आइरिस ने यह विधि की थी और पोर्टल खोला था काले को यहाँ पर लाने के लिए, पर वो खुद ही उसमें फंस गई होगी और फिर सैमुअल के समय वो और मेलेडी शायद उसमें फंस गए होंगे। डैन मार्क से कहता है कि उसे मेलेडी को बचाना होगा, पर मार्क कहता है तुझे नहीं पता ये कैसे किया जाए सेफली बिना सब कुछ तबाह किए। डैन कहता है इसके बारे में डेवनपोर्ट को ज़रूर पता होगा। डैन अब डेवनपोर्ट की फैसिलिटी में जाता है और वर्जिल उसे चले जाने को कहता है तो डैन उसे टेप का लालच देकर अंदर आ जाता है। वो उसे टेप दिखाता है और बीच में रोककर पूछता है कि तुम इन टेप्स के अंदर क्या ढूंढ रहे थे, तुम्हें क्या इंटरेस्ट था इनमें। वर्जिल कहता है ये टेप्स एक जरिया है, एक खिड़की है दूसरी दुनिया को देखने के लिए। डैन पूछता है इसके लिए तुमने 25 साल क्यों इंतज़ार किया। वर्जिल बताता है क्योंकि मेरे पास सारे टेप्स नहीं थे, लेकिन पिछले साल एक वेयरहाउस के ऑक्शन में वो टेप्स मुझे मिल गए। डैन पूछता है वो टेप्स वहाँ कैसे पहुँची। वर्जिल बताता है वो टेप्स वहाँ पर तुम्हारे डैड ने रखी थी। शायद उन्हें लगा होगा कि इन टेप्स के अच्छे दाम मिल सकते हैं या फिर ये डेंजर से, किसे पता, पर यह बहुत ही ख़राब डिसीजन था। उन लोगों ने तुम्हारे घर जला दिया उन टेप्स को मिटाने के लिए। डैन पूछता है किसने जलाया था घर को, तो वर्जिल कहता है कुछ लोग हैं जो उस ईश्वर जैसे शैतान को इस दुनिया में आने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस रात तुम्हारा बच जाना सिर्फ एक इत्तेफाक था। डैन कहता है कि हम दोनों को
यानी कि सैमुअल और मेलोडी को बाहर निकाल सकते हैं। पर वर्जिल कहता है कि मेरे भाई ने खुद ही अपनी कब्र खोदी थी, तो मैं उसे बाहर नहीं निकालना चाहता। डैन अपना प्लान नाकामयाब होते देख वो वर्जिल पर हमला करता है और वर्जिल अपनी गन निकालता है। वर्जिल डैन को शूट करे उससे पहले ही वर्जिल के पीछे से मार्क आकर उसे बेहोश कर देता है। डैन आर्काइव में जाता है और ब्लड स्टोरेज से एक खून की बोतल ले लेता है। अब दोनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं रिचुअल करने के लिए। कमरे में स्क्रीन पर टेप्स प्ले हो रही थी, वैसे ही जैसे उसने पहले देखी थी। डैन अब कमरे में रखी किताब को खोल के उसमें देखता है मंत्रों को। वो किताब में देख रहा था, तभी कमरे में बॉबी आती है और मार्क के सर पर गन लगाती है। डैन कहता है मैंने वर्जिल को सिर्फ खुद को बचाने के लिए मारा था। बॉबी पूछती है तुम यहाँ क्यों आए थे? डैन कहता है मैं मेलोडी को बचाना चाहता हूँ। बॉबी कहती है कि ये सब कुछ ना उनके काम आया था ना तुम्हारे काम आएगा। बॉबी आयरिस, सैमुअल और वर्जिल की बात कर रही थी। वो कहती है कि उन्हें लगता था कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं था। बॉबी कहती है इस किताब को पहले ही नष्ट कर देना चाहिए था। वॉस परिवार ने कुछ ऐसा चुराया जो कि उनका नहीं था। अब मार्क को यहाँ पर समझ आ जाता है कि बॉबी एक बोल्डंग है। बॉबी उन्हें एक रेजोनेटिंग फोर्क दिखाती है और कहती है कि इन लोगों के पास सब था, पर उनके पास वो चाबी नहीं थी जिससे वो पोर्टल को खोल सके। मतलब वो पोर्टल सिर्फ एक बोल्डंग द्वारा ही खोला जाना चाहिए। डैन पूछता है क्या तुम डेवनपोर्ट को अंदर भेजने में मदद करने वाली थी? बॉबी मना करती है और कहती है वो तो सिर्फ एक जरिया था। मार्क कहता है कि बोल्डंग तो कालेगो को रोकना चाहते थे और इसी के चलते उन्हें अपना जादू त्यागना पड़ा था। डैन को कुछ समझ आता है। वो कहता है इनके यहाँ आने की वजह कालेगो को रोकना नहीं है, ये भी उसे बाहर निकालना चाहती है। डैन कहता है तुम उसकी माँ हो, मतलब मेलोडी की। बॉबी बताती है कि मैंने उसे चर्च में छोड़ दिया था ताकि उसे इन सब से गुजरना ना पड़े, पर वो मुझे ढूंढते हुए आ गई और फिर वो चली गई। मैं 25 साल से राह देखती रही उसे निकालने का रास्ता ढूंढते हुए। डैन पूछता है आपको कैसे पता कि वो अंदर है? बॉबी कहती कि वो मेरे सपने में आती है रोज़। क्योंकि बॉबी के पास अब जादू नहीं था, इसलिए उसे डेवनपोर्ट की ज़रूरत थी ताकि वह दोनों दुनिया के बीच की दूरी कम कर सके। और ये होता था वीडियो टेप्स के बार बार प्ले करने की वजह से। इसी वजह से यहाँ कमरे में वो टेप्स प्ले हो रही थी हर समय, और इसी वजह से डैन को भी वो एंटिटी दिखती थी। डैन पूछता है अब हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? बॉबी फोर्क को बजाती है और कहती है कि हर दुनिया की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और सही फ्रीक्वेंसी की मदद से ही वो दरवाज़ा खुल सकता है। बॉबी कहती है कि उस दुनिया का समय हमारी तरह नहीं चलता और वो यानी कि काले को तुम्हें वहाँ पर रोकने की कोशिश ज़रूर करेगा। वो तुम्हें ट्रिक करेगा, तुम्हें मजबूर करेगा। डैन को समझ नहीं आता। बॉबी कहती है कि इसे 5 मिनट के लिए ही मैं दरवाज़ा खोल सकती हूँ। बॉबी फिर से फोक को बजाती है और कहती है इस आवाज़ को ध्यान से सुन लो और ध्यान में रखो, क्योंकि इसको सुनते हुए तुम वापस आ सकते हो। अब वो मंत्र पढ़ने लगती है और फिर अपना हाथ काटकर मूर्ति पर खून चढ़ाती है। अब वो पोर्टल ओपन होता है और डैन उसके अंदर जाता है। अब वो खुद को LMG के फैसिलिटी के हॉल में पाता है। वो अपनी घड़ी देखता है तो उसका समय बिल्कुल स्लो हो जाता है। वो कमरे में पियानो की आवाज़ सुनता है जिसे उसकी बहन बजा रही थी। वो वही क्रीपी ट्यून बजा रही थी और डैन उसे रोकता है। वहाँ उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि अच्छी ट्यून है। ये सब बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा था जो डैन के बचपन में हुआ था। सभी लोग अब डिनर करने बैठते हैं और उसके डैड पूछते हैं तुम्हारी वॉक कैसी रही? डैन कहता है हमारे घर में तो आग लगी थी ना। उसके डैड कहते हैं कोई भी आग नहीं लगी थी। उसके डैड कहते हैं कि हम सब फिर से एक साथ रह सकते हैं, वैसी ज़िंदगी जैसी तुम्हें चाहिए। ये कहते हुए उसके फादर डिस्टॉर्ट होने लगते हैं जैसे कि कोई टेप हो। डैन वहाँ से उठकर चला जाता है। वो अब खुद को विसर अपार्टमेंट में पाता है और वो मेलोडी को आवाज़ लगा रहा था। वो एक कमरे में जाता है जिसके अंदर उसे एक चर्च दिखता है। वो अंदर चर्च में देखता है तो वहाँ पर उसे मेलोडी दिखती है। वो मेलोडी को मिलता है और मेलोडी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उसे ले जाने के लिए। एक तेज़ आवाज़ आती है चर्च बेल की और चर्च टूटने लगता है। दोनों वहाँ से बाहर भागते हैं। वो एक कमरे में पहुँचते जहाँ एक टीवी पर LMG की फैसिलिटी के कैमरास दिख रहे थे। मेलोडी दूसरे कमरे में जाती है जहाँ उसे प्रेयर्स की आवाज़ आ रही थी। वो अपने टेप्स की ही तरह वेंट में देखती है जहाँ से उसे आवाज़ आ रही थी, और वो वेंट को खोलती है तो आवाज़ बंद हो जाती है। वो सर उठाकर खिड़की को देखती है तो उसमें कालेगो की उसे रिफ्लेक्शन दिखती है जिसे देखकर वो डर जाती है और चीख को सुनकर डैन वहाँ आकर उसे ले जाता है। दोनों फिर से भागते हैं और एक मोड़ पर मुड़ते हैं तो वो लोग विसर की सीढ़ियों पर थे। वो दौड़ते हुए विसर के ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचते हैं। बॉबी फोर्क को बजाती है और उन्हें उसकी आवाज़ आती है। वो आवाज़ एक दरवाजे की तरफ से आ रही थी। मेलोडी उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है और सैमुअल उसमें से निकलकर उसे खींचकर अंदर ले जाता है। डैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो छूट जाती है।
मेलेडी अब प्रेजेंट में उस प्रेयर रूम में पहुंच जाती है जहां पर पोर्टल खुला था। यहाँ सिर्फ मेलेडी ही आई थी, ना तो डैन था ना ही सैमुअल था। मार्क पूछता है डैन कहाँ है। मेलेडी बताती है सैमुअल आकर उसे खींच कर दरवाजे के अंदर ले आया था, पर डैन नहीं आ पाया था। अब डैन को दिखाया जाता है जो नींद से अचानक उठता है और वो एक हॉस्पिटल के बेड में था। वो आवाज़ लगाता है और एक नर्स अंदर आती है। वो कहती है हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी उठोगे। डैन पूछता है मैं कब से यहाँ पर हूँ। नर्स कहती है तकरीबन 10 दिनों से। वो पूछता है मैं यहाँ कैसे आया, तो नर्स कहती है मुझे नहीं पता, पर सिर्फ इतना पता है कि तुम काफ़ी लकी हो, सिर्फ तुम ही एक बचे थे। वो पूछती है क्या तुम पड़ोसियों के करीब थे, उन्हें जानते थे जहाँ तुम रहते थे। डैन पूछता है कहाँ पर। वो कहती है विसर में, उन सब के साथ काफ़ी बुरा हुआ। डैन उससे पूछने की कोशिश करता है कि ये कौन सा साल है, पर वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है बिना कोई जवाब दिए। कमरे के टीवी पर न्यूज़ दिखती है जिसमें लोगों के मरने की खबर चल रही थी, और फिर डैन खड़ा होकर खिड़की की तरफ जाता है और अब वो 1994 में था जब विसर में आग लगी थी। खिड़की के बाहर का व्यू हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन खिड़की पे एक रिफ्लेक्शन दिखती है अमेरिका के ट्विन टावर्स की, जो ऑब्वियसली 1994 में थे और जिस समय से डैन आया था उस समय नहीं थे। तो इससे ये साबित तो हो ही जाता है कि वो 1994 में है। खैर इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज़ खत्म हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि वर्जिल डेवनपोर्ट को इन टेप्स में क्या दिलचस्पी थी। सीरीज में डेवनपोर्ट अलग अलग समय पर अलग अलग जवाब देता है। शुरुआत में वो डैन को बताता है कि उसकी भाई को शायद मेलेडी ने मारा था और उसका सबूत टेप्स में हो सकता है, इसलिए वो टेप्स को रिस्टोर करवाना चाहता था। और आखिर में वो बताता है कि ये टेप्स एक विंडो है दूसरी दुनिया को देखने की। इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि शायद उसे इसमें दिलचस्पी थी, मतलब जादू टोने में, कालेगो को बाहर लाने में वगैरह, क्योंकि शायद उसे ये बात पहले से पता था कि उसका भाई दूसरी दुनिया में कैद है और कालेगो को बुलाने के रिचुअल से ही वो पोर्टल खोला जा सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि डैन मेलेडी को कैसे देख पाता था या उससे बात कर पाता। इसका जवाब दिया जाए तो मेलेडी की माँ बॉबी को भी वो दिखती थी सपनों में, पर वो एक बोल्डंग थी तो शायद वो देख सकती थी, पर डैन बोल्डंग नहीं था, उसको फिर भी मेलेडी दिखती थी। इसका कारण ये हो सकता है कि बॉबी ने एंड में बताया था कि इन टेप्स को बार बार प्ले करने से दोनों दुनिया के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है, और शायद इसी वजह से मेलेडी डैन को कांटेक्ट कर पाती थी। इसी के चलते डैन को कालेगो भी दिखता था और एक समय वो बाहर आने वाला था, जिसकी वजह से डैन स्क्रीन को तोड़ देता है। एक और सवाल उठता है कि डैन के घर में आग लगी कैसे। इसके बारे में कुछ कहना या थियरी बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है। इसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है। पहला ये हो सकता है कि जैसे वॉस मेंशन में आग लगी फिर विसर में लगी, शायद वैसे ही उनके घर में लगी हो। मतलब डॉक्टर टर्नर का पैरानॉर्मल चीज़ों में विश्वास था, काफ़ी दिलचस्पी भी थी और उसका जिक्र उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में भी किया था। तो शायद उन्होंने कुछ कोशिश की होगी रिचुअल करने की और शायद इसी वजह से वहाँ पर आग लगी हो। वैसे भी मेलेडी ने अपनी टेप्स उन्हें भेज दी थी जिसके अंदर रिचुअल वगैरह थी और उसके बारे में शायद उन्होंने और जानकारी निकाल कर कोशिश की होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि शायद सैमुअल या कल्ट या किसी ने उसमें आग लगाई हो टेप्स को जलाने के लिए, क्योंकि उसमें सबूत था सैमुअल का और कल्ट के बारे में। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, जैसे वर्जिल ने एंड में बताया था कि कुछ लोग हैं जो टेप्स को गलत हाथों में नहीं पढ़ने देना चाहते, तो वो शायद बोल्डंग में से कोई हो सकता है जो नहीं चाहता था कि कोई कालेगो को कल्ट या रिचुअल के बारे में पता चले। वैसे भी बोल्डंग ने रिचुअल की किताब को नष्ट करने की कोशिश की थी और कालेगो को भी रोका था इस दुनिया में आने से, तो ये भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। खैर एक्सप्लेनेशन में इतना ही था मेरी तरफ से। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई थियरीज हो तो वो भी कमेंट्स में शेयर करें। इस सीरीज़ के एंड को देखते हुए लगता है कि इसका सेकंड सीज़न भी आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों से फिर से एक बार मुलाकात होगी अगले वीडियो में। एंड टिल देन गुड बाय फोक्स।